हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा। और जो है आपको आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज मैं क्रिमिनल केस के बारे में बताने जा रहा हूँ डिटेल से। आप लोग लास्ट तक आप लोग बने हुए रहिएगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्रिमिनल केस ट्रायल दो प्रकार का होता है। कितना होता है? दो प्रकार का होता है। जैसे देखो, सबसे पहले एफआईआर आप जाते हो थाना में करने, तो यदि थाना वाला आनाकानी करे, एफआईआर न ले या एफआईआर लेकर के कार्रवाई नहीं करे, तो उस केस में आपके पास जो है अल्टरनेटिव उपाय है। पहले तो आप पुलिस यदि एफआईआर नहीं लेता है तो आप सीधे जो है एसपी ऑफिस जो है आप लेटर आप दे सकते हो या डीएसपी ऑफिस दे सकते हो। पहले डीएसपी ऑफिस देना नहीं सुनता है तो फिर एसपी ऑफिस जाकर के दो। उसके बाद भी नहीं सुनता है तो ज्यादा इसको खोसामत करने का जरूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेन केस कर सकते हो, मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट। जैसे ही वहां पर आप एप्लीकेशन दोगे तो वहां से जो है थाना को एफआईआर लिखने के लिए बोला जाएगा। तो क्रिमिनल केस दो तरह से आप इसको जो है, क्रिमिनल केस का ट्रायल दो प्रकार के होते हैं। एक पुलिस एफआईआर हो गया, दूसरा परिवाद हो गया। इसको कंप्लेंट केस बोला जाता है। पहला केस एफआईआर, पुलिस एफआईआर केस क्या होता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। पहला केस वह होता है जो पुलिस एफआईआर के आधार पर दूसरा केस, ये पहला क्या है? पुलिस एफआईआर के आधार पर होता है। दूसरा केस कंप्लेंट केस, इसको हिंदी में परिवाद बोला जाता है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, ये जो पहले इसी को सीआरपीसी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सीआरपीसी। तो 1 जुलाई से नया जो कानून लागू हुआ है वो सीआरपीसी के जगह कौन ले लिया है? बीएनएसएस जगह ले लिया है। कौन ले लिया है? बीएनएसएस। और इसमें एक एस हटा दोगे ना तो आईपीसी का ये जगह ले लेगा, बीएनएस। ठीक है, वो क्या ले लेगा? आईपीसी का ले लेगा। और बीएसए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसको बीएसए बोला जाता है। वो किसके जगह पर आया है? वो एविडेंस एक्ट के जगह पर वो आ गया है। तो चलो यहां पर बीएनएसएस जो है ये किसके जगह पर है? सीआरपीसी के जगह पर है। तो कहता है कि बीएनएसएस की धारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका नाम है, तो सीआरपीसी के जगह ये बीएनएसएस है की धारा 210 और 223 के तहत कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर किया जाता है। क्लियर है? यहां हम सिर्फ पुलिस द्वारा की गई एफआईआर के बारे में बात करते हैं। एफआईआर के बारे में बात करते हैं। इसको हम 3 भागों में बांटता हूं। पहला भाग है पुलिस द्वारा कोर्ट चार्जशीट फाइल चालान पेश करने से पहले का है, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। दूसरा भाग है कोर्ट में केस ट्रायल का। और तीसरा भाग है जजमेंट, जजमेंट के बाद अपील और दया याचिका का। जैसे सबसे पहले पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट में क्या होता है कि डायरी जो है कंप्लीट कर करके जो है वो टोटल जो है जाकर के कोर्ट में क्या कर देता है? पेश कर देता है। जो भी जब्ती सूची है, जो भी है, सब वहां पर क्या होता है? जमा कर दिया जाता है। वही चार्जशीट हो जाता है, उसी को चार्जशीट हम लोग बोलते हैं। दूसरा भाग है कोर्ट में केस का ट्रायल, और लास्ट में जजमेंट। जजमेंट के बाद मान लेते हैं कि संतुष्ट नहीं हो जजमेंट से, आप हायर कोर्ट में आप अपील दायर कर सकते हो, दया याचिका डाल सकते हो। पहला भाग पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है? अपराध होने के बाद सबसे पहला काम होता है कि उस अपराध की सूचना पुलिस को देना। जब भी कहीं भी अपराध घटित होता है, आजू बाजू में जहां कहीं भी अपराध घटित हो, तो सबसे पहले किसको इंफॉर्मेशन दिया जाता है? पुलिस को दिया जाता है। जो व्यक्ति
अपराध की सूचना देता है वह शिकायतकर्ता कहलाता है। वह क्या कहलाता है? शिकायतकर्ता कहलाता है। शिकायतकर्ता कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आपके साथ जो है कोई घटना घटा, कोई मारपीट किया, तो आप यदि थाना में कंप्लेन करने लायक हो, शिकायत करने लायक हो, तो आप भी जा सकते हो, और नहीं तो आपका कोई रिलेटिव जा सकता है, आपका दोस्त जा सकता है, या कोई भी घटना को जो है आंखों देखी देख रहा है वो भी कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति शिकायतकर्ता हो सकता है। जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है वह विक्टिम, फरियादी या पीड़ित कहलाता है। यानी जिसके साथ घटना घटित होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? या तो विक्टिम बोलते हैं, इंग्लिश में विक्टिम बोला जाता है। उसी का ये जो है उर्दू वर्ड है फरियादी, और ये हिंदी में इसको पीड़ित कहते हैं। इस हिंदी में क्या बोला जाता है? पीड़ित कहलाता है। जो व्यक्ति अपराध करता है वो एक्यूज्ड होता है, उसी को आरोपी बोला जाता है, उसी को अभियुक्त बोला जाता है। तो जो अपराध करता है उसको क्या बोला जाता है? आरोपी बोलते हो, और क्या बोलते हैं? एक्यूज्ड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। लेकिन जो जिसके ऊपर घटित हुआ है उसको विक्टिम बोला जाता है, या फरियादी बोला जाता है, या क्या बोला जाता है? पीड़ित बोला जाता है। तो इतना तक उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। जहां कहीं भी घटना घटित होता है, कहीं भी मारपीट हो, रेप हो, या कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा है, गोली चला के किसी को मार रहा है, तो जिस पर घटना हुआ वो विक्टिम, और जो किया वो एक्यूज्ड। क्लियर है? और विक्टिम को फरियादी, पीड़ित भी कहते हैं, और एक्यूज्ड को आरोपी और अभियुक्त कहा जाता है। पुलिस को अपराध की सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता है। ये तो ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका कि घटना का सूचना कोई भी दे सकते हो, हम भी दे सकते हो, आप भी दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो यार। तो घटना की सूचना कोई भी दे सकते हो, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति भी दे सकता है, या उसका कोई रिलेटिव दे सकता है, या उसका फैमिली मेंबर दे सकता है, या उसका दोस्त यार कोई भी दे सकता है, या कोई रिलेशन उससे न हो, न दोस्त हो, न यार हो, कोई नहीं हो। एक थर्ड पर्सन कोई आदमी जो है आंखों देखी देख रहा है घटना को, वो भी जाकर के कंप्लेन कर सकता है। तो कंप्लेन लिखित भी कर सकता है और ऑरली भी कर सकता है, मौखिक भी। तो क्या कहता है? पुलिस अपराध की सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता है। सही बात है। जैसा कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ अपराध होते हुए देखा हो, लेकिन वह व्यक्ति उस अपराध से पीड़ित न हो, अर्थात उसका हिस्सा न हो, वह भी व्यक्ति शिकायतकर्ता हो सकता है। समझ गया? तो कोई भी शिकायतकर्ता हो सकता है। लेकिन आज के युग में यह है, लोग देखता है कि अरे फलाना के साथ हो रहा है, हम काहे को बीच में जाए। तो ये जो है हमारे समाज का बहुत बड़ा कमी है। इसलिए जो है अब सब जगह पुलिस खड़ा नहीं ना रोड पर रहेगा, पब्लिक को इसमें एक्टिव होना होगा। अब कहीं भी अपराध हो रहा है उसको आप थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। कम से कम पुलिस को तो इन्फॉर्म कर दो यार। अब पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला जो है ये सोचता है कि हम क्यों केस मुकदमा के चक्कर, अरे यार आप पर केस नहीं होगा, आप इन्फॉर्म कर दो ना, आपका नाम भी नहीं लिया जाएगा, पुलिस नाम भी नहीं लेगा। और जैसे मान लेते हैं कि आप पुलिस को बोल दिया कि हमको हमारा नाम नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ये घटना हो रहा है, तो पुलिस जाएगी और पुलिस खुद शिकायतकर्ता बन जाएगी उस केस में। इसलिए आपको शिकायतकर्ता वो नहीं बनाएगा, वो खुद बन जाएगी। जब कह दोगे ना कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा घटना हम देख रहे हैं, और पुलिस को फोन करेगा तो वहां पहुंच जाए। पुलिस फोन करो, चाहे 112 नंबर जो है फोन करो, सब जगह जो है अलग अलग जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, तो उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कर सकते हो। बिहार में हो तो 112 नंबर पर आप कॉल करो, आपको पुलिस सहायता मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा। इसलिए डरने का जरूरत नहीं है, कोई भी शिकायत कर सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा लोग सोचता है कि हम शिकायत करेंगे तो हो सकता है भाई कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बस आप शिकायत कर दो, पुलिस खुद शिकायतकर्ता बन जाएगा। पुलिस स्वयं किसी भी अपराध की शिकायत
करता हो सकती है, ये तो पहले ही बोल चुके। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी या गश्त पर है और वो कोई अपराध होते हुए देखे तो पुलिस ऑफिसर स्वयं भी शिकायत करता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस को अपने किसी मुखबिर खबरी से कोई सूचना मिले, मुखबिर मतलब समझा ना, मतलब कि आपने पुलिस को फोन किया तो आप मुखबिर हो गया, खबरी, खबर देने वाला को खबरी बोला जाता है, से कोई सूचना मिले और फिर कोई अपनी पहचान बताए बिना, अब आपको डर लग रहा है कि भाई हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है कोर्ट के, यार ऐसा कुछ नहीं है। तो वही लिख रहा है कि पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे तो उस अपराध में भी वो पुलिस ऑफिसर ही शिकायत करता होगा। ये अभी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, क्लियर है। जब भी पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है तो उसका पहला काम है बीएनएसएस की धारा 173 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड करना, क्लियर है ना। अगर समय नहीं है, अब मान लो कि 10 लोग आके फायरिंग कर रहा है किसी के घर पर, तो ये सिपाही जी जो है, पुलिस वाला जो है, ये एफआईआर लिखने के चक्कर में लिखते लिखते उधर मरा जाएगा कई लोग। तो उस केस में क्या यहां लिखा हुआ है कि अगर समय नहीं है तो मौके पर पहुंचना जरूरी है। मौका पर पहुंच करके वो पुलिस घटना को देखेगा और बाद एफआईआर करेगा। घटना स्थल पर पहुंचना जरूरी है तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालात काबू में करेगी, फिर एफआईआर दर्ज करेगी। क्लियर हो गया ना। तो यदि ऐसा घटना है, हो रहा है, अब मान लेते कहीं रेप हो रहा है, अब पुलिस पहले एफआईआर यहां लिखना शुरू कर देगा या तुरंत पहले घटना स्थल पर जाएगा और उसको देखेगा और घटना को देखने के बाद वो एफआईआर करेगा। वहां पर पहले हालात को काबू करेगा, अरेस्ट करेगा जिसको अरेस्ट करना है। संज्ञेय अपराध में कहने का मतलब गंभीर अपराध जैसे हो गया, रेप हो गया, के मामले में यदि आरोपी पकड़ाया नहीं है, ऐसे देखो गंभीर अपराध, संज्ञेय अपराध में पुलिस विदाउट वारंट जो है किसी को अरेस्ट कर सकती है। तो कम्युनिकेबल, इसको संज्ञेय अपराध कम्युनिकेबल है, एक नॉन कम्युनिकेबल है। तो कम्युनिकेबल कहने का मतलब संज्ञेय हो गया। कम्युनिकेबल क्राइम जो भी होता है उसमें क्या होता है कि पुलिस बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस आरोपी को ढूंढकर बीएनएस की धारा 35 के तहत बिना वारंट उसे अरेस्ट कर सकती है। क्लियर हो गया। तो ऐसा नहीं किया, यहां पर मान लेते हैं कि आपके अगल बगल रेप हो रहा है और पुलिस जो है पहले कोर्ट से जाएगा वारंट लेते, तब तक तो उसको रेप करके जान मार के फेंक देगा यार, इसलिए तुरंत उसको अरेस्ट करेगा बिना वारंट के। किसी पर शक भी रहेगा ना, उसको भी अरेस्ट करने का उसको पावर है। तो बीएनएसएस की धारा 35 के तहत बिना वारंट के उसे अरेस्ट कर सकती है। पुलिस बीएनएसएस की धारा 49 के तहत उस आरोपी की तलाशी करती है या फिर बीएनएसएस की धारा 185 के तहत पुलिस उस स्थान की भी तलाशी कर सकती है जहां पर अपराधी पकड़ा गया है। तो मान लेते हैं कि कोई रेप कर लिया, चाहे किडनैप कर लिया, किडनैप करके कहीं रखा हुआ है, तो जहां से पकड़ाएगा वहां भी वो तलाशी करने का उसका राइट है। किस धारा के तहत? 185 के तहत। क्लियर है ना। अब देखो क्या करता है, जहां पर वह अपराधी पकड़ा गया हो, जो भी सामान उस आरोपी के पास होता है, सिर्फ उसके कपड़े को छोड़ करके, कपड़े को छोड़कर मतलब समझ रहा है, ये नहीं कि खोल करके उसको नंगा कर दो, कमाल है यार। कपड़े को छोड़ दे करके जो भी उसके पास है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको जो है पुलिस जब्त कर सकता है। और जब्त करने के बाद उसको एक कॉपी दे देता है जब्ती का, क्या क्या जब्त किया है। नहीं देगा तो जानते हो क्या होगा, जब्त होगा
मोबाइल या कह देगा कि हमारा लैपटॉप भी जब्त कर लिया है, तो पुलिस फिर बदनाम ना हो जाएगी। इसलिए वो जो जो जब्त होता है उसका लिस्ट आरोपी को दे दिया जाता है। और एक बात याद रखना, जब भी किसी आरोपी को अरेस्ट करती है पुलिस, तो 24 घंटा के अंदर उसके परिवार को या उसके रिलेटिव को या उसके दोस्त को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। आगे यहां पर ध्यान दोगे, कपड़ों को छोड़कर वह सभी सामान पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा कस्टडी में रख लिया जाता है। वही जब्त कर लिया, अर्थात जब्त कर लिया जाता है। उस सामान की जब्ती रसीद भी पुलिस द्वारा आरोपी को दे दी जाती है। ये तो बोल ही चुके हैं पीछे। ये सब ऐसा चीज है ना कि डेली लाइफ में यूज होता है, आपको मौखिक याद हो जाएगा सारा जो मैं बता रहा हूं ना, सब याद हो जाएगा। इसके बाद पुलिस BNSS की धारा 36C के तहत, सी कहने का मतलब इसको धारा 36 के उपधारा ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धारा 36 की उपधारा ग, सेक्शन 36 सब सेक्शन C के तहत उस आरोपी के किसी भी परिचित या रिश्तेदार व्यक्ति को आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर करेगी। ये तो बोल ही चुके। अगर जरूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जाकर उसके घर वालों को इतला की जाती है। इतला मतलब सूचना दे दी जाती है उसको कि आपका भाई बेटा गिरफ्तार हो गया। ये जाकर के सूचना घर वालों को दे दिया जाता है। अब नहीं देगा तब क्या होगा? इसका न दे तो क्या होगा? अब मान लेते हैं कि आपको पकड़ के लेके चल गया पुलिस और आपके परिवार वालों को सूचना नहीं दिया, तो परिवार वाला जाके थाना में केस कर देगा, मेरा बेटा तो भाई किडनैप हो गया। नहीं, यहाँ तो पुलिस पकड़ के ले गई है। तो इसलिए पुलिस वाला को 24 घंटा के अंदर उसको सूचना देने का राइट है कि वो जाकर के सूचना उसको दे दे कि आपका बेटा जो है इस क्राइम में पकड़ा करके अंदर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट, पुलिस FIR करने से पहले या फिर FIR करने के बाद जैसा भी उचित समझे, अपराधी को ही बोला जाता है, एक्यूज्ड बोला जाता है, आरोपी बोला जाता है, अभियुक्त बोला जाता है। और जिस पर अपराध घटित होता है उसको पीड़ित बोलते हो, फरियादी बोलते हो, और क्या बोलते हो? विक्टिम बोलते हो। एवं पीड़ित व्यक्ति को BNSS की धारा 51, 52, 53, 184 और 397 के तहत मेडिकल परीक्षण के लिए पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएगी। अब ध्यान दो, बहुत लोग क्या होता है कि मारपीट होता है ना, तो वो घरेलू ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। मिट्टी रखेगा, पानी रखेगा, पानी के पट्टी लपेटेगा। उससे क्या प्रॉब्लम है कि जब घरेलू तुम उपचार कर रहे हो तो फिर कोर्ट उसको नहीं मानेगा, तुमको मेडिकल एग्जामिन करना होगा। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। मेडिकल जो है परीक्षण आपको करना होगा हॉस्पिटल में। डॉक्टर जो है रिपोर्ट बना करके देगी कि हाँ भाई इसका जो है इंजरी जो है सीरियस है कि सिंपल है। ग्रीवियस उसको बोला जाता है, गंभीर। तो इंजरी यदि गंभीर है तो समझ लेना कि उसको जेल का चक्कर ज्यादा दिन तक काटना पड़ेगा। लेकिन यदि सिंपल हो गया तो हो सकता है 4-5 महीना जेल में रहेगा, बाहर चलाएगा। तो इंजरी ग्रीवियस है कि सिंपल है, ये जांच रिपोर्ट में ही ना आएगा कि घर में मट्टी चढ़ा लोगे और पानी बांध लोगे तब आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो BNS धारा 51, 52, 53, 184, 397 के तहत मेडिकल परीक्षण के लिए पास के सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हो या प्राइवेट, पास में जो भी हो। अभी ये नहीं कि यहाँ घटना हुआ और 10 किलोमीटर सरकारी हॉस्पिटल है तो उसको ले जाओ
तो वहां ले जाओगे तो क्या होगा जानते हो क्या? मान लेते हैं वो बेचारा जस्ट अभी उसको है सांस चल रहा है और वहां ले जाने चल जाएगा ऊपर, इसलिए पास के हॉस्पिटल में उसको जाकर के मेडिकल परीक्षण करा दिया जाता है, जिसको पोस्टमार्टम बोलते हो। जब डेथ कर जाएगा तो क्या होगा? उसका पोस्टमार्टम होगा। और डेथ नहीं करेगा तो इसी मेडिकल परीक्षण उसका होगा, कितना ग्रीवियस इंजरी है कि सिंपल है। जब डेथ कर जाएगा तब तो पोस्टमार्टम कराना ही ना पड़ेगा, किस कारण से डेथ हुआ है। चलो देखो इधर आ गया, इसलिए मेडिकल परीक्षण आपको कराना जरूरी है पास के हॉस्पिटल में, या जितना पास हो उतना ही, भी कोई जरूरी नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट भी मन है कोर्ट में। बीएनएस की धारा के परीक्षण के लिए सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। बीएनएस करने का मतलब भारतीय न्याय संहिता, पहले था भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, उसको इंडियन पीनल कोड बोला जाता था। अब हो गया भारतीय न्याय संहिता, मतलब आपके साथ अब न्याय होगा। अब पहले दंड केवल दिया जाता था, ये केवल जो है ऐसा नहीं समझ लेना है कि बीएनएस न्याय संहिता मतलब कि आप मर्डर भी करके चलाओ तो आपके पास न्याय मिल जाएगा। अरे न्याय यार पीड़ित को भी न देना है और आरोपी को भी न्याय देना है। अब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा घटना हुआ, लप्पर थप्पर केवल कर दिया और उसको 10 साल के सजा हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। न्याय संहिता दोनों के लिए न्याय होगा। बीएनएस की धारा 30 के अनुसार भी एक डॉक्टर घायल या रोगी व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्षा के लिए उसका इलाज कर सकता है। डॉक्टर साहब का यह फर्ज है कि उसका सुरक्षा, उसका जो है जिंदगी बचाने के लिए बिना उसके परमिशन से वो उसको इलाज कर सकते हैं, उनको राइट है। और ये भी है कि हॉस्पिटल में यदि पुलिस ले गई और कहता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम नहीं इलाज करेंगे, तो ये गैर कानूनी हो जाएगा, उनको करना होगा इलाज। बीएनएस की धारा 200 के तहत कोई भी हॉस्पिटल पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने नहीं कर सकता है, यानी इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है बीएनएस की धारा 200 के अनुसार। क्लियर है ना? यदि मामला रेप का है तो बीएनएस की धारा 184 सब सेक्शन, इसको उपधारा 6 बोला जाता है, के तहत डॉक्टर को रेप की जांच की रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पुलिस थाने को भेजनी पड़ेगी। 7 दिन के अंदर यदि रेप ये सब होता है तो 7 दिन के अंदर उनको जांच पड़ताल करके उनको भेजना होगा रिपोर्ट। और कोई भी डॉक्टर जो है इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता है यदि उसके पास गया है, तो चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। इन सब कार्यवाहियों के बाद अगर पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है वो धारा जमानतीय है और फिर पुलिस के पास आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं है, मान लेते हैं कि उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको पता चलता है कि, मान लेते हैं कि बहुत लोग ऐसा भी तो होता है कि फॉल्स केस कर देता है, चढ़ा बढ़ा करके कर देता है, लेकिन पुलिस को पता चले कि ऐसा नहीं है, तो उसको यदि लगता है कि जो भी धारा लग रहा है सब जमानत करने योग्य है, मतलब जमानतीय है, या फिर यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेलेबल है, और एक होता है नॉन बेलेबल। तो नॉन बेलेबल कौन होगा? जो कॉग्निजेंस होगा, यानी जो कॉग्निजेबल क्राइम होगा उसमें जो है जमानत बेलेबल नहीं होता है वो, लेकिन जो बिलेबल है मतलब छोटा मोटा मारपीट ये सब हुआ
वो सब बेलेबल होता है। अब रेप कर देगा, किसी को मर्डर कर देगा तो वो बेलेबल नहीं होता है। आरोपी को बीएनएसएस की धारा 478 के तहत पुलिस थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। क्लियर है ना? मतलब छोटा मोटा मारपीट हुआ तो थाने से ही उसको बेल मिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बेल तो थाना से मिल गया, लेकिन आप नजर में रहोगे ना कि गलती किए हो, अगला बार करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये मत सोचना कि बेल हो गया तो फिर और क्राइम करते जाओ। जितने करोगे वो आपका रिकॉर्ड में चढ़ते जा रहा है। पुलिस थाने से जमानत को छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की जमानती की या बेल बॉन्ड की मांग की आरोपी से की जा सकती है। बेल बॉन्ड की मांग की जा सकती है, किसी को गारंटर बनाया जा सकता है। अगर अपराध गैर जमानती है, मतलब नॉन बेलेबल धाराओं में, उदाहरण जैसे बीएनएस की धारा 64 रेप, हत्या 103, पहले रेप की घटना 376 में होता था आईपीसी के अनुसार, अब ये हो गया 64 में। ये हत्या 302 का था, अब आ गया 103 में। बीएनएस नया जो कानून आया उसके अनुसार, नया जो आपका जो है भारतीय न्याय संहिता जो आया, इसको भारतीय न्याय संहिता बोला जाता है, बीएनएस। तो ये 103 में अब हत्या क्या है, तो बीएनएसएस की धारा 58 के तहत पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना है पुलिस को। तो ये नहीं कि थाना में बैठा करके उसको तो 4 दिन मारपीट करते रहे, ऐसा नहीं है। 24 घंटा के अंदर, पहला बात तो पुलिस को मारने का राइट ही नहीं है। 24 घंटा के अंदर जो है उसको कहाँ पहुंचाना है, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि कोई क्राइम किया, उसके साथ कौन कौन था, ऐसे प्यार से पूछेंगे बाबू बता दो तो बताएगा कहीं वो? नहीं, कभी नहीं बताएगा। इसलिए उसको जो मारता है पुलिस, मार करके एकदम उगलवा देता है, आएगा फिर थरथराते हुए, फिर उसको पूछेगा ना तो सच बोलेगा। पिटाने के बाद सच बोलता है। पिटने का राइट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है। अच्छा से पूछने पर बताएगा ही नहीं। नोट, ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष तक की सजा है, उसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को थाने से सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है कि चलो तुमको छोड़ दे रहा हूं बेटा, जब बुलाऊंगा ना कोर्ट में तो तुमको आना पड़ जाएगा। और जब पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी, चार्जशीट करेगी, उस दिन उस व्यक्ति को सीधे कोर्ट में हाजिर होना होगा। जब पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी तो उस दिन उस व्यक्ति को सीधे कोर्ट में हाजिर होना होगा और कोर्ट से जमानत लेनी होगी। यह दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2 जुलाई का ये है, जारी किए गए हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, जजमेंट आता है, वो जो भी जजमेंट आता है वो सब के सब क्या हो जाता है, लॉ बन जाता है। इसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस कस्टडी मांगती है। अब पुलिस जो है कोर्ट में जा करके बोलती कि हुजूर इसको कस्टडी में दिया जाए। कस्टडी में दिया जाए मतलब क्या, ले जाकर मार पीट के थूड़ दो, और या नहीं, मारने पीटने का तो है ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता है। पुलिस प्यार से पूछेगा तो बताएगा नहीं, इसलिए मारना शुरू कर देता है। अब मारेगा तो डर से जो है बताएगा ही, मारता है तलवार पर ताकि पता भी नहीं चले। पुलिस कस्टडी का मतलब है कि आरोपी को थाने ले जाकर उससे पूछताछ करना। देखो, पूछताछ करना है, मारपीट नहीं करना है। लेकिन केवल पूछेगा तो बताएगा नहीं, इसलिए दे देता है वो। इतना मारता है कि एकदम उसको अंदर से डर पैदा कर देता है, वो उसको बोलना ही पड़ेगा। जैसे कि घटना कैसे हुई, कहाँ हुई, हथियार कहाँ छुपा के रखा है, अपराध में कौन कौन शामिल था, मैंने पहले बोला ना,
कि उसके साथ और कौन कौन है, मारेगा तो सब गच देगा, एकदम टोटल सच्चाई बात होता है। हथियार कहाँ छुपा के रखा है, अपराध में कौन कौन शामिल था आदि बीएनएस की धारा 187 के तहत। थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा हूँ, गाड़ी चलेगी कैसे। तो यहां पर ध्यान दो, इधर कहां तक मैंने देखा था, यहां तक यदि पुलिस कस्टडी में भेजना है तो बीएनएसएस की धारा 187 सब सेक्शन 3। अब बीएनएसएस बोलने में थोड़ा सा अभी नया नया है, सीआरपीसी कितना आसान था नहीं, के तहत पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक नहीं होगी। पुलिस साहब जो है 15 दिन से ज्यादा कस्टडी नहीं रख सकते हैं, समझ गए ना। थाना में 24 घंटा से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, बात क्लियर हो गया। और थाना में अरेस्ट होने के बाद 24 घंटा के अंदर परिवार वालों को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। क्या कहता है, अधिक नहीं हो गया। यदि पुलिस कस्टडी में नहीं भेजना होगा तो फिर मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। जुडिशियल, देखो एक पुलिस कस्टडी होता है, एक जुडिशियल कस्टडी होता है। पुलिस कस्टडी मतलब थाना में पकड़ के वो पूछताछ कर रहा है, ठीक है, पुलिस की कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी मतलब कहाँ, वही लाल कोठी में जाना है, लाल कोठी समझते ना हो, जेल जेल जेल। पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मजिस्ट्रेट के पास होगी, फिर थाना के पास तो नहीं है पावर, क्यों बेल देगा, उसकी जेल में चल गया यार। एक बात और सुन लो, जेल में जाने के पहले कोई बेल के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है। उसको कौन सा बेल बोला जाता है, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत बोला जाता है। मतलब जेल में अंदर जाके पहले जमानत ले रहा है। अब आगे देखो, जब जेल में चल गया तब उसको रेगुलर बेल में जाना होगा। किसमें, रेगुलर बेल में जाना होगा। एक होता है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल में जैसे मान करके चलो कि जो बेचारा जेल में बंद है उसको बेटी के शादी है, तो जेल में रह के शादी करेगा, कमाल है। उसको जो है कोर्ट से बेल मिलता है, इंटरिम बेल, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जो रीजनेबल है। अब ऐसा है कि शादी के नाम पर 5 महीना ले लो बेल, तो इतना जज साहब को तो है ही। जितना शादी में यूज है, अब यही कि 7 दिन का है शादी, बहुत तो 10 दिन 15 दिन ले सकते हो, तो आप परमिशन लेकर के बेल ले सकते हो। वो इंटरिम बेल कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरिम बेल कहलाता है। और जेल में जाने के बाद बेल जो अप्लाई करते हो कोर्ट में, वो रेगुलर बेल होता है। इंटरिम बेल का मतलब कोई अर्जेंसी है, किसी के पिताजी डेथ कर गया तो भाई काम क्रिया में आएगा ना, तो जो दिया जाता है बेल, इंटरिम बेल का होता है। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मजिस्ट्रेट के पास होगी, लेकिन यदि केस सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जैसे कि हत्या, रेप। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास 3 साल तक के सजा वाला ही केस सुनने का राइट है। यदि उससे ज्यादा है, जैसे हत्या, रेप हो गया, तो उसमें तो ज्यादा सजा है, तब फिर सेशन कोर्ट सुपुर्द कर दिया जाता है। उसको सुपुर्द बोला जाता है, कमिट। कोर्ट के लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है, सुपुर्द, भेज दिया जाता है। और 3 साल से 7 साल के बीच चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सुनने का राइट है। अब वही जेएमएफसी जो होता है,
होते हैं उन्हीं में लोग जो सीनियर होते हैं उनको सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। और वही जो है ये सब जेएमएफसी जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये लोग का काम दिया जाता है, ये लोग को काम देते हैं, उन्हीं के अधीन होते हैं। और सीजीएम किसके अधीन होते हैं? सेशन जज के अधीन होते हैं। लेकिन सेशन कोर्ट ये किसी के अधीन में कहीं लॉ लिखा हुआ नहीं है। हाई कोर्ट के बारे में भी वो इंडिपेंडेंट है, किसी के अधीन नहीं है। लेकिन जज का नियुक्ति जो है, हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है पावर है। ऐसे हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और ट्रांसफर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब सेशन कोर्ट में जो है ये इसका जज का नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। लेकिन उसके अंदर ये नहीं है, ये कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ है। अब आगे देखो, क्योंकि कौन सा था, मजिस्ट्रेट बीएनएसएस की धारा 232 के तहत प्रक्रिया पूरी करने के बाद केस को सेशन कोर्ट में सुपुर्द कर देंगे। क्योंकि बीएनएसएस की धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट के पास केवल उन अपराधों का विचार करने की शक्ति है जिसमें केवल 3 वर्ष तक की सजा, ये तो पहले ही बताती है। और जुर्माना कितना? 10,000। अब 2 लाख जुर्माना हो जाएगा तब उनको सुनने की पावर नहीं है। 3 वर्ष तक की सजा हो या 10,000 रुपए का जुर्माना या सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा की सजा। सामुदायिक सेवा मतलब बोलिए, सामुदायिक सेवा मतलब वृद्धाश्रम में भेज देना सेवा के लिए, यही सामुदायिक सेवा हो गया। जबकि बीएनएसएस की धारा 22 के तहत सत्र न्यायाधीश सेशन जज के पास मृत्युदंड देने तक की शक्ति है। मृत्युदंड देने की शक्ति है, लेकिन किसके परमिशन से? हाई कोर्ट के परमिशन लेना होगा। इसलिए गंभीर धाराओं में किए गए अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए मजिस्ट्रेट को केस सत्र न्यायालय के पास सुपुर्द करना पड़ता है। समझ गए? तो इसको मृत्युदंड देने का अधिकार है सेशन जज के पास, लेकिन हाईकोर्ट का परमिशन लेना होता है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट का परमिशन लेना होता है। ठीक है, चलो। आरोपी द्वारा जमानत और अग्रिम जमानत लेना, ये तो पहले ही बता दिया, एंटीसिपेटरी बिल। अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है या फिर भाग गया है, वह आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 482 के तहत कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन दायर कर जमानत ले सकता है। क्लियर? या फिर पुलिस द्वारा कोर्ट चार्जशीट दायर हो जाने के बाद पुलिस कोर्ट के सामने समर्पण करके, पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके बीएनएसएस की धारा 480 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट से या धारा 483 के तहत सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से नियमित जमानत ले सकता है। जब सरेंडर करेगा किसके पास? चार्जशीट होने के बाद पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण, वही सरेंडर करेगा, तो उसके बाद एक तरह के पकड़ाना गया, उसको फिर रेगुलर बेल लेना पड़ेगा। शिकायत करता या पीड़ित जब तक नहीं धराएगा तब तक जो बेल लेगा वो होगा एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट में भी फाइल कर सकता है और हाई कोर्ट में भी। पहले लोअर कोर्ट में ही फाइल होता है, उसके बाद हाई कोर्ट में। ये नहीं कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में कर दोगे ना, तो हो सकता है वहां से रिजेक्ट होगा, बोलेंगे जैसा गया जाओ लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट में पहले फाइल होता है, वहां से रिजेक्ट हो तब जाओ हाई कोर्ट में। शिकायत करता पीड़ित विक्टिम व्यक्ति चाहे तो उसी कोर्ट में बेल में आपत्ति या फिर उस बेल के खिलाफ ऊपर की कोर्ट
सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बीएनएसएस की धारा 483 सब सेक्शन 3 के तहत बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं। तो जो विक्टिम होगा कहेगा ना कि इतना तुम हमारे साथ गड़बड़ किया है, तुम बेल ले लोगे, तो वो क्या करेगा, उसी कोर्ट में बेल में आपत्ति, बेल कैंसिलेशन के लिए फाइल करेगा। क्लियर है ना? जिसे आरोपी को जमानत न मिल सके, यदि मिल गई हो तो जमानत रद्द कराई जा सके। जमानत मिल जाता है तो ऐसा नहीं कि समझना कि रद्द नहीं हो सकता है। आपको जमानत पर छोड़ा गया, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, ओबे नहीं करोगे तो कैंसिल हो जाएगा आपकी जमानत। ऊपर बताई गई सभी कार्यवाहियां या और बहुत लोग सोचता है कि अरे बेल तो मिल ही गया, जब कोर्ट में डेट पड़ता है तो जाता ही नहीं है, तो नहीं जाओगे तो फिर वारंट निकाल करके फिर अंदर कर देगा, इसलिए बचे हुए रहना। इसलिए जब भी कोर्ट में डेट पड़े तो जिस दिन नहीं जाना है, मान लेते हैं कोई मुसीबत में हो, चाहे तबीयत खराब है, चाहे कुछ है, अपना वकील साहब को बोल दो यार, वो हाजिरी माफी का वहां एप्लीकेशन लगा देंगे। नहीं तो आपका बेल कैंसिल होकर के वारंट निकाल दिया जाएगा, फिर चल जाओगे अंदर। इसलिए ये नहीं समझना कि बेल हो गया तो हम एकदम पूरा आजाद हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन उस पर बंद रहता है। कितना का तो ये भी टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि तुम इतना साल तक जो है कहाँ रहोगे, ये एड्रेस बताना है, ताकि जहां कुछ गड़बड़ किया फिर तुमको वहां से उठा लेगी पुलिस। ऊपर बताई गई सभी कार्यवाहियों या एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम होता है कि वो केस की निष्पक्ष जांच करे। लेकिन निष्पक्ष के वो जांच करता है, मालूम है ना कितना पुलिस लोग घूसखोर होता है। उधर पैसा ले लिया आरोपी से और उधर जांच में जो है ढिलाई कर दिया। ऊपर बताई गई सभी कार्यवाहियों एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम तो होता है कि वो ईमानदारी से उसको जांच करे, निष्पक्ष मतलब ये नहीं कि कोई से पैसा वैसा ले ले। कोर्ट में चार्जशीट फाइल करे। जो व्यक्ति पुलिस, एसडीओपी, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, ये टीआई कहने का तो इंस्पेक्टर को बोला जाता है, ऐसा ही समझ ही रहे। ऐसा क्या है, सब इंस्पेक्टर केस की जांच करता है, उसे आईओ कहा जाता है। उसमें एसडीओपी भी हो सकता है, टीआई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। आईओ ही केस की जांच करता है, घटना की जगह का नक्शा बनवाता है पटवारी द्वारा, जरूरी कागजात और सबूत व्यक्तियों से या डिपार्टमेंट से ले लेता है, गवाह की धारा 180 बीएनएसएस में बयान दर्ज करता है आदि। क्लियर है ना? अगर आयु जांच में यह पता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है, पर्याप्त आधार या साक्ष्य नहीं है, तो आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। मतलब कि कहने का मतलब कि झूठी बहुत लोग शिकायत कर देता है कि हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, अब कोई साक्ष्य मिलता नहीं है। आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, उसका साक्ष्य मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो पुलिस बीएनएसएस की धारा 189 के तहत फॉल्स रिपोर्ट एफआईआर यानी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल करके केस को खत्म कर सकता है। अब झूठी मान लेते हैं कि कोई कह दिया कि हमारे यहाँ चोरी हुआ, चोरी नहीं होगा, तो क्या करेगा, क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर देगा और केस को खत्म कर देगा। या कोई झूठी कह दिया कि हमको पकड़ के ले गया, मारपीट किया और पता चला कोई इंजरी है ही नहीं, अब ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया तो मारपीट हो गया। तो फॉल्स रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल करके केस को खत्म कर सकता है। ऐसी स्थिति शिकायतकर्ता और पीड़ित व्यक्ति चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन परिवार पर कोर्ट में बीएनएसएस की धारा 210 सबसेक्शन 1 के तहत केस को आगे चला सकता है। यदि आपको लगे कि शिकायतकर्ता को लगे कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया,
जानबूझ करके जो है ये क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दिया है, तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन आप कोर्ट में डाल सकते हैं और आप केस को आगे चला सकते हैं। वहां पर आप प्रोटेस्ट पिटीशन डाल करके कह सकते हैं पुलिस ठीक से जांच नहीं की है, इसको री इन्वेस्टिगेट कराया जाए। और साथ ही बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकता है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे। मतलब पुलिस हो सकता है लीपापोती कर लिया होगा, कोई जरूरी नहीं कि उस बेचारे के पास, शिकायतकर्ता के पास कोई जरूरी नहीं कि उसको साथ घटना नहीं हुआ है, घटना हुआ होगा, लेकिन पुलिस जो है लीपापोती कर दिया आरोपी से पैसा उछल लेकर के, तो लीपापोती कर देगा तो वही जो है आप प्रोटेस्ट पिटीशन जो है कोर्ट में फाइल करके मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को बोल सकता है कि एफआईआर दर्ज करो, वही पिटीशन फाइल करना होगा, प्रोटेस्ट पिटीशन। तब जब पुलिस मान लेते हैं एफआईआर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं कर रही है, फिर भी आप कोर्ट में आप कर सकते हो, इसलिए तो कंप्लेन केस बना है, तो वहां कंप्लेन कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है और पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, तो फिर आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट, चालान उसी को बोलते हैं, अंतिम प्रतिवेदन बोलते हैं, इस्तागसा अभियोग पत्र भी बोलते हैं, चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। आरोपी के पास भी पुख्ता सबूत है कि पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है और उसके ऊपर गलत रूप से एफआईआर दर्ज किया। यदि आरोपी, बहुत सारा ऐसा भी होता है निर्दोष लोग बेचारा बंद हो जाता है, तो आरोपी को यदि झूठा फंसाएगा, आरोपी के पास पुख्ता सबूत है कि हम इसमें नहीं है, तो एफआईआर निरस्त कराने के लिए बीएनएस की धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्हित शक्तियां के तहत आरोपी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, जिससे एफआईआर निरस्त हो सकता है। एक बात ध्यान देना इधर, जब भी क्वास जो होता है ना, आपको हाई कोर्ट में ही फाइल करना होगा, लोअर कोर्ट में नहीं फाइल होता है। तो क्वास जो है 588 के तहत, धारा 588 के तहत हाई कोर्ट में आप फाइल करके एफआईआर को निरस्त कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं। बीएनएसएस की धारा 187 सब सेक्शन 3 के तहत पुलिस द्वारा किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 दिन 90 दिन की होती है, जिसमें 10 साल से कम की सजा होती है, वो 60 दिन फाइल करने का सीमा होता है, और 10 साल से ज्यादा की सजा होती है उसमें जो है 90 दिन फाइल करने का उसका होता है। 90 दिन एक से जैसे ही ज्यादा हुआ, जैसे 91वां दिन जो है, मान लेते हैं कि आपका वकील पहले से वहां बेल के लिए खड़ा है और पुलिस बाद में गई, तो आपका बेल हो जाएगा। लेकिन गलती से पहले पुलिस पहुंच गई और चार्जशीट फाइल कर दी 91वां दिन, तो फिर आपका बेल नहीं हो पाएगा। समझ गया ना? इसलिए ध्यान रखना है। तो आप अपना वकील साहब को बोल देना कि भाई पहले से ही जाके खड़ा रहिएगा, तो वकील साहब देखेंगे तो हम इतना पैसा दे दिया तो अंडर में हम आए, वो कर देंगे लेट, तो फिर आपका बेल नहीं होगा। यदि 91वां दिन 91st डे यदि वह जा करके फाइल कर दे रहा है पुलिस, 91वां दिन 91 दिन, 90 तो हो ही गया, 91वां दिन यदि वो जा करके फाइल कर दे रहा है बेल का, वकील साहब पहले दे रहे हैं, तो फिर बेल हो जाएगा। यदि पुलिस दे दिया पहले तो हो गया कल्याण, फिर बेल नहीं होगा। जो कि केस की धाराओं पर निर्भर करती है, जो केस बड़ी धाराओं में रजिस्टर्ड होते हैं, समझ गया ना? अर्थात मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष से ऊपर की सजा होते हैं, उसमें बेल फिर होगा, फिर सजा काटने के बाद होगा, और सजा काटिए। आजीवन कारावास 10 साल से ऊपर की सजा होते हैं तो मामलों में 90 दिन में पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है। बाकी अन्य सभी धाराओं में 60 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। यदि पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती
तो बीएनएसएस की धारा 187 भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यही तो बोले कि 10 साल से कम में सजा में यदि 60 दिन के अंदर फाइल नहीं करता था 61वां दिन आप जाके बेल फाइल कर दो, और 61वां दिन हो सकता है आपको बेल फाइल करने के पहले वो जा करके चार्जशीट फाइल कर दिया, तो फिर तो आपको बेल नहीं मिल पाएगी। के तहत जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त होता है। इस जमानत को डिफॉल्ट बेल बोला जाता है। इस तरह की जो जमानत होता है डिफॉल्ट हो गया, मतलब कि पुलिस जो है चार्जशीट करने में डिफॉल्ट कर गया, जिसके कारण उसको बेल के लिए राइट मिल गया। किसको? आरोपी को। लेकिन समय सीमा का नियम तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो। जेल में हो तब समय सीमा। बाहर घूम रहा है तो 60 दिन से ज्यादा भी हो सकता है, 90 दिन से ज्यादा भी हो सकता है। बाहर घूम रहा है एंटीसिपेटरी बेल के चक्कर में पड़ा हुआ है तो चार्जशीट बाद में भी फाइल होगा। चलिए देखो, समय सीमा का नियम तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत नहीं हुई हो। अगर आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में 60 दिन या 90 दिन से ज्यादा समय भी लगा सकती है। चार्जशीट में ये चीजें शामिल होती है। क्रिमिनल केस के ट्रायल के चार्जशीट में ये चीजें शामिल होती है। दोनों पार्टियों शिकायतकर्ता, पीड़ित, आरोपी का नाम, अपराध की सूचना की प्रकृति, पुलिस को अपराध की सूचना कैसे मिली, शिकायतकर्ता, वो सब डायरी में लिखा होता है। शिकायतकर्ता, पीड़ित, जो शिकायत उसने की है, जो एप्लीकेशन आप लिखते हो ना वो भी, वो सब एफआईआर का कॉपी निकालोगे तो सब उसमें रहेगा। जब्ती सूची भी रहेगा। एफआईआर का जब कॉपी निकालोगे, ये जो चार्जशीट होता है तो एफआईआर का कॉपी भी होता है। एफआईआर का कॉपी आप कोर्ट से निकालोगे, सर्टिफाइड कॉपी, तो उसमें जब्ती सूची भी रहता है। जो एप्लीकेशन आप लिख के दिए हो ना वो भी रहता है। पीड़ित की शिकायत, जो शिकायत उसने की है, पीड़ित और आरोपी के मेडिकल रिपोर्ट भी होता है। उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी होता है। गवाहों को बीएनएसएस की धारा 180 के बयान, आरोपी से जब्त किया हुआ हथियार, सामान, जब्ती सूची बनाया हुआ रहता है। इसलिए घटनास्थल का नक्शा, अन्य कोई भी केस से संबंधित पेपर, बीएनएसएस की धारा 176 के तहत वीडियोग्राफ्स और फोरेंसिक रिपोर्ट आदि। फोरेंसिक रिपोर्ट वही एफएसएल रिपोर्ट बोला जाता है उसको। फोरेंसिक रिपोर्ट एफएसएल। दूसरा भाग क्रिमिनल केस ट्रायल। पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दायर करने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। चार्जशीट जब हो जाता है तो उसके बाद क्रिमिनल ट्रायल शुरू हो जाता है। तो चलो दोस्तों, चार्जशीट में ये सब चीजें शामिल होती है। बीएनएसएस की धारा 176 के तहत वीडियोग्राफ और फोरेंसिक रिपोर्ट आदि। इसी में जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब जो भी होता है सब इसी में रहता है। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट सारा इसी में होता है और जो भी जब्ती सूची होता है सब इसी में होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में आपको गवाही ये सब के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट डे। आज तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।